जो किराड़पुरा जो दंगल हुआ था उसके मामले में भी, और उसको दंगल नहीं कहा जाएगा, वो एक किस्म का झगड़ा ही कहा जाएगा, क्योंकि दंगल किसको कहते हैं कि दो समाजों में या कुछ लोग ऐसे जो दो पार्टीज एक दूसरे में अगर फाइट करते हैं तो उसको दंगल कहा जाता है इसको। न्यूज़ चैनल और अल हिंद न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमीन शेख और अभी हमारे साथ मौजूद है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शेख वसीम सर। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो किराड़पुरा दंगल मामले में जो लड़कों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो पहले आप उसके ताल्लुक से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो किराड़पुरा जो दंगल हुआ था उसके मामले में भी, और उसको दंगल नहीं कहा जाएगा, वो एक किस्म का झगड़ा ही कहा जाएगा, क्योंकि दंगल किसको कहते हैं कि दो समाजों में या कुछ लोग ऐसे जो दो पार्टीज एक दूसरे में अगर फाइट करते हैं तो उसको दंगल कहा जाता है इसको। लेकिन राइट्स का नाम दे दिया गया, दंगल का नाम दे दिया गया, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो राम मंदिर है उसको इम्तियाज जलील साहब ने बचाया, सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर ज़माने से और कहीं सालों से, सदियों से वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ की राम मंदिर की जितनी दुकानें हैं वो सारी दुकानें मुस्लिम समाज के लोग ही चलाते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को रेंट पर दी गई है। तो आप ये समझिए कि अगर किसी को चाय भी पीनी हो तो राम मंदिर के गेट पर जाकर चाय पीते हैं मुसलमान सभी, और आसपास सभी मुसलमान की मेजोरिटी है। राम मंदिर को आज तक कभी ना किसी मुसलमान से कोई ये पहुंचा है, ठेस पहुंची है किसी की भावनाओं को राम मंदिर को लेके, और ना कभी आगे भी पहुंचेगी, हमारी ये उम्मीद है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के पास आप जब देखोगे कि राम मंदिर के जो गेट है वो गेट पर डेकोरेट किया गया था उस दिन मैंने वीडियो में देखा, जो वीडियोस वायरल हुए उस हिसाब से उसमें डेकोरेट किया हुआ दिख रहा है, पर्दे लगाए हुए हैं और कुछ भगवे कलर के झंडे लगाए हुए हैं। तो आप बताइए कि अगर कोई किसी मंदिर की तरफ बढ़ता है, कुछ करता है, तो किसी को पर्दे फाड़ने के लिए और उसके झंडे निकालने के लिए कितना टाइम लगता है। इतना बड़ा वहां पे इंसिडेंट हुआ कि पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया। जब पुलिस की गाड़ियों को जला सकते हैं तो उतना जो गेट है वो गेट को क्यों नहीं जलाया गया, उसके झंडे को क्यों नहीं निकाला गया? ये जो है, तो इसको अफवाहें बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसको जो है तो माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए, कुछ पॉलिटिकल लोग इसको अलग अलग एक एंगल दे रहे हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये बात छोटी सी थी, उसको बड़ा करके क्रिएट कर दिया गया है, और ये बड़ा क्रिएट होने के बाद ऐसा हुआ है कि इसको ऐसे एंगल दिखाए जा रहे हैं कि ये एक दंगा हुआ है, ये राइट्स हुआ है, उसमें बार बार राम मंदिर का यूज़ किया जा रहा है, जगह जगह पे हर मुद्दे को राम मंदिर को हाईलाइट किया जा रहा है। इस झगड़े से राम मंदिर का कोई लेना देना ना कभी था, ना है, और आगे रहने वाला है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें राम मंदिर किस्म का नहीं हुआ है। हुआ ये था कि वहाँ पे पता चला है कि वहाँ पे कुछ लोग आके नारेबाजी कर रहे थे कि जय श्री राम, और ये कहना होगा वरना इंडिया में नहीं रहना होगा, ये सारी चीज़ें जब कर रहे थे, उस वक्त दो समाजों का जो मामला था, तो ये समाजों का नहीं था। कुछ वहां पे जो गुंडे लोग आए हुए थे, जो नशे वाले लोग थे, जो कि मतलब नशे की हालत में शायद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, ये सारी चीजें किए, क्योंकि जो इंसान होश में हो ये ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता है। अगर ऐसा उनको करना होता तो रामनवमी के दिन करते, उस दिन वहां पे क्यों नहीं हुआ? उस दिन तो वहां पे बाकायदा एक अच्छा संदेश दिया, अच्छा मैसेज दिया। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि इसको राम मंदिर, उसको दंगल, उसको राइट्स का नाम देकर और भी इसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। जो इंसिडेंट हुआ था वो कुछ बदमाशों ने आके वहाँ पे बदमाशी की है और अपना जो है तो इस माहौल को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने आपस में ही थोड़ा सा हंगामा कर लिया है, और उसको माहौल को गर्म करते हुए पुलिस देना चाहूँगा। कल के इंटरव्यू के बाद ये हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए, और एक बंदा जो कि 11 बजे अपने घर में गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज है, सुबह तक के वो घर में था, वो बेगुनाह था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप सोचिए कि मेरे वीडियो से एक बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं उस बंदे की अब मदद कर सकता हूँ वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू से। तो उसको प्रूफ पुलिस तक कैसे प्रूफ करना है वो मैं करवाऊंगा। दूसरी चीज, एक बंदा जो मेडिकल स्टोर में जॉब करता है, वो मेडिकल स्टोर में सारी रात था, 2 बजे रात तक उसका मेडिकल स्टोर में ही वो था, उसका सीसीटीवी फुटेज है कि वो मेडिकल स्टोर में जब एंटर हुआ तब से लेके आउट होने तक, इन आउट का उसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज है। वो भी बंदा बेगुनाह था, उस पर भी ये कार्रवाई हुई। तो ये वीडियो से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो वायरल होने से कितना फायदा हो रहा है कि लोगों को ये पता चल रहा है। स्क्रीन पर मेरा जो नंबर दिया जा रहा है, लोग मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं ये सारी चीजें पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस से बात करूंगा, पुलिस के जो उसके आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
तरह इसमें पुलिस को भी मदद मिलेगी किसी को बेगुनाह साबित करने में और किसी को गुनाहगार साबित करने में। इसमें पुलिस को भी मदद मिलेगी, कोर्ट को भी मदद मिलेगी और जो लोग बेगुनाह हैं उनको इंसाफ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने जो है तो ये वीडियोस जो है इंटरव्यू दे रहा हूं और लोग मेरे पास जुड़ रहे हैं और उनको हेल्प भी मिल रही है। काफ़ी लोगों को हरसुल पुलिस स्टेशन से हेल्प मिली है, जगह जगह से उनको हेल्प मिल रही है जी। और इसके बाद जो जैसा कि आपने बताया कि कुछ बदमाशों ने आकर वहाँ पर नारेबाजी की थी जय श्री राम की, तो इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए, अगर बच्चे बेगुनाह हैं और वो वहाँ पे नहीं थे तो मैं बार बार इंटरव्यूज में वही बता रहा हूँ कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए और आपके पास जो एविडेंस है कि आपके बच्चे आपके घर पे थे। मुझे किसी ने बताया कि हमारा लड़का यहाँ पे था ही नहीं, आउट ऑफ था। मैंने कहा कि आउट ऑफ अगर वो कहीं ट्रेन से गया है तो उसका टिकट दीजिए, वो अगर कहीं पे किसी लॉज में रुका हो, किसी होटल में रुका हो, किसी रेस्टोरेंट में रुका हो तो उसका CCTV फुटेज दीजिए या वहाँ का कोई बिल दीजिए, कोई रिसिप्ट दीजिए ताकि हम इसको प्रूव कर सके। तो ऐसा कोई अगर आपके पास एविडेंस है कि वो बंदा यहाँ पे था और इस वक्त वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था तो वो दीजिए। और हो सकता है कि मैंने अभी जो है तो स्पेशली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखा हूँ कि उसमें लिखा हूँ मैंने कि जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनके पर्सनल मोबाइल नंबर के लोकेशन लिया जाए कि इस टाइम पर ये बंदा कहाँ पे था। जितने भी एक्यूज को पुलिस जो है तो ये भी देखा जाएगा कि जो पुलिस जो गोली लगी है जो शेख मुनीर को, ये गोली का भी जो है तो आप बिल्कुल कई लोगों के सवाल है कि वो जो गोली लगी है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए जब तक हम मौजूद है तब तक के हम हक के लिए लड़ते रहेंगे और जहां जिसने जो गलत किया है उसको उसकी सजा बिल्कुल मिलेगी। उसकी भी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, लेकिन रमजान होने की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारी इबादतों के सामने ये सब चीज़ों को मायने नहीं देते हैं। इबादतों की वजह से आज कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है हमें। पूरा दिन मतलब ऐसा होता है कि रोज़े की हालत में कहीं पे इंक्वायरी करने, सारी चीज़ें करने में बहुत ही दिक्कतें आती है। उसके बाद असर से लेके जो तरावी तक का जो वक्त होता है वो वक्त में हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा रमज़ान हो जाता है तो हम वो जो शेख मुनीर जो मुनीर नामी जो शख्स है जिसके ऊपर गोली लगी है उसके ऊपर भी हम लोग एक हाईएस्ट लेवल पे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हाईएस्ट लेवल पे एक रिट पिटीशन करूंगा कोर्ट को कि इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए और CID से करवाया जाए। ये इलेक्शन नहीं, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ था इस इंसिडेंट के बारे में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को कुछ मालूम ही नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज़, जब उनको खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने पुलिस से बात की है कि कंट्रोल आप कर सकते हैं, मैं आऊँ। तो पुलिस ने ही उनको कहा था कि नहीं, अभी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो आप आइए। तो इम्तियाज़ जलील साहब को वहाँ पर आना पड़ा। उसके बाद जब इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने लेवल पर जब कंट्रोल कर रहे थे तो पब्लिक को भी चाहिए था कि एक खासदार है, जिम्मेदार इंसान है और वो क्या बोल रहा है। जब वो यहाँ पे पहुंच चुका है तो उसकी बात सुनना चाहिए थी, इन्होंने नहीं सुने। और सुनने में ये भी आया कि उनके साथ भी कुछ धक्का बुक्की हुई है शायद, तो इस वजह से थोड़ा सा वो उसके बहुत ही अलग एंगल है, मैं वो इस वीडियो के जरिए से नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन जब इम्तियाज़ जलील साहब चिल्ला रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये सबको तकलीफ होने वाली है स्पीकर में, तो लोगों ने भी चाहिए था कि उनकी बात सुने। जब उन्होंने नहीं, आप लोगों ने नहीं सुने जानबूझकर, तो अगर कोई नहीं सुनता है तो इसको कहा जाता है कि जानबूझकर गलती करना। तो जब गलती किए हैं तो गलती की सजा तो आपको मिलेगी। इसीलिए इम्तियाज़ जलील साहब इसमें आगे नहीं आ रहे हैं कि आपने मेरे कहने पर भी और पुलिस के लाख आपको मना करने पर, रोकने के बाद भी आप नहीं रुके हैं, तो आपने गलती की है, अब आप इसके जिम्मेदार तो हैं। उसके बावजूद भी इतने दिन गुजर जाने के बाद आज उनके कॉर्पोरेट बताया कि अभी जो है ना रमज़ान का माहौल चल रहा है, तो रमज़ान के माहौल की वजह से भी कुछ लोग आगे नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज ये जो सिचुएशन है वो एक ऐसा सिचुएशन है कि इन्होंने जो गलती की है, इन लोगों ने ये पुलिस की गाड़ियां जला के पुलिस के साथ में इन्होंने किया है। तो आज हम किस मुंह से आज पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि सब इसको हेल्प करो? किस मुंह से हम जाएंगे, आप बताइए? आज मैं हूं और मेरे ही घर को किसी ने आग लगा दिया और मेरे पास कोई आता है कि इसको माफ़ करो, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ? तो आज जो है पुलिस एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की गाड़ियों को जलाया जा रहा, पुलिस की यूनिफॉर्म पे हाथ डाला जा रहा, पुलिस की आज कोई वैल्यू नहीं रखी जा रही है। तो पुलिस, जाहिर है कि पुलिस क्या हेल्प करेंगे, हम किस मुंह से आज पुलिस के पास जाएंगे, आप बताइए? तो इसीलिए आज कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है तो इसका ये जो मामला है इसमें ज़्यादातर पुलिस को बहुत तकलीफ हुई है, इसमें क्रिटिकल हो चुका है। एक्चुअली सिंपल मैटर बिकेम क्रिटिकल, ये सिंपल मामला था लेकिन उसको क्रिटिकल हो गया है। तो अब इसमें पुलिस के पास जाने के लिए
लिए हमें कुछ ऐसे ये लगते हैं कि हमारे पास कुछ अल्फाज होने चाहिए कि सर ये बेगुनाह है, तो बेगुनाह है ठीक है, लेकिन उसके सबूत चाहिए। दूसरी बात कि अगर वो गुनाहगार है तो हम पुलिस से कैसे सिफारिश करेंगे कि साहब इसने आपकी गाड़ी को जलाया, आप इसे माफ कर दीजिए, साहब आपको इसने हाथ उठाया, आप इसको माफ कर दीजिए, आपकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाया, आप इसे माफ कर दीजिए। किस मुंह से जाएंगे? इसीलिए औरंगाबाद के कोई लीडर्स, कोई कॉर्पोरेटर्स, कोई एमएलएस, कोई एमपीज सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो गलती हुई है, ये गलती को हम मतलब बढ़ावा नहीं देंगे, इसको इनकी साइड नहीं लेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है, गलत काम किया है तो गलत ही किया है। जो लोग बेगुनाह है हम उनके लिए आगे आए हैं, हम बिल्कुल गुनाहगारों के लिए आगे नहीं आए हैं। जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। और औरंगाबाद शासन जो है तो विदाउट एविडेंस पीसीआर निकल रहा है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये लड़के वहाँ पर थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एविडेंस जो होते हैं तो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि पुलिस जब आपको आपका नाम आ रहा है या आपका कहीं हाईलाइट हो रहा है, पुलिस आपको लेके जा रही है, अरेस्ट कर रही है, पुलिस अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रही है, कोर्ट उसमें पीसीआर दे रहा है और एमसीआर कर रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस के आपको अरेस्ट करने से पहले आपके पास अगर कोई एविडेंस है, अगर आपका बच्चा फरार है, वो नहीं है, यहाँ पे आपने उसको भगा दिए, पुलिस आपके घर आ रही है या आपको पुलिस की तरफ से कॉल्स आ रहे हैं या पुलिस की तरफ से आपको जानकारी दी जा रही है कि आपका बच्चा इसमें गुनाहगार है, तो आप पुलिस को उसके एविडेंस दीजिए, एक एप्लीकेशन बना के दीजिए, उसके साथ सारे एविडेंस जोड़िए कि साहब हमारा बच्चा बेगुनाह है, उसने ये किया है और वो ये यहाँ पे नहीं था। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। तो आप पुलिस को बताइए, तो पुलिस उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब संजीदगी से लेगी कि नहीं ये मामला में ये मौजूद नहीं है, तो पुलिस क्यों आपको मतलब इन्वॉल्व करेगी। लेकिन जब आपका नाम आ रहा है और आप उसमें अपनी बेगुनाही साबित पुलिस को नहीं कर रहे, तो पुलिस आपको अरेस्ट तो करने बावजूद भी उनका एमसीआर निकल चुका है। आप उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कल भी यही बताया वीडियो में कि बेकसूर उसको साबित करने के बाद वो बेकसूर होता है। अभी जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है या कुछ करने वाला नहीं। जो गलत है, गलत के लिए हमेशा से हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और जो बेगुनाह है उनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह से, आप फिक्र मत कीजिए। जो बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाह उसको हमको साबित करना है और उसके लिए आपको हम तक आना है। अगर आप नहीं आगे जा सकते तो आप हमको आगे कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप हम तक पहुँचिए। मेरा स्क्रीन पर नंबर है, जिस किसी को भी कोई हेल्प चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए।